प्यारे बच्चों, हमने इससे पूर्व जो टॉपिक रखा था वो था हमारा G7। और G7 में मैंने आपसे एक देश का नाम पूछा था और कहा था कि G7 में सम्मिलित देश का नाम मैं आपसे पूछकर आगे बताऊंगा। आपका कोई भी कमेंट नहीं आया। वह नाम हमने छोड़ा था कनाडा। अब आगे का अपना जो टॉपिक है वह आप ध्यान से सुने, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और बारीकी से अध्ययन करने योग्य टॉपिक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए या उनके द्वारा पेश किए गए उद्देश्य पर आधारित है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में सम्मिलित किया गया था। इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया है। संविधान विशेष हमारे संविधान के विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। हमारे संविधान के विशेषज्ञ थे नानी जी पालकीवाला। उन्होंने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा था। अब हमारा पहला टॉपिक भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्वता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। दूसरा टॉपिक आएगा हमारा प्रस्तावना के 4 घटक इस प्रकार हैं। देखो, प्रस्तावना हमने बता दी। अब इसके 4 घटक इस बात की ओर इशारा करता है। पहला घटक क्या है? यह पहला घटक इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। दूसरा, यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य राष्ट्र है। तीसरा, यह सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्र, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे को बढ़ावा देता है। चौथा, इसमें उस तारीख 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है जिस दिन संविधान को अपनाया गया। अब आगे प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या इस प्रकार है। अब जो हमारे प्रस्तावना में मूल शब्द लिए गए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे। वो संप्रभुता है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतांत्रिक है, गणराज्य है, न्याय है। जी, हमारे संविधान में जो शब्द दिए गए हैं इनकी हम व्याख्या करेंगे। संप्रभुता, यह क्या है, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रस्तावना यह दावा करती है कि भारत एक संयुक्त देश है। संप्रभुता शब्द का अर्थ भारत की किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिकी को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषयों में देश में कानून बनाने का अधिकार है। यह हमने पढ़ाया था आपको पहले, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका। तो हमारी जो विधायिकी है वो व्यवस्थापिका, उसको संविधान के अंतर्गत कानून बनाने के अधिकार प्रदान है। अगला टॉपिक है हमारा समाजवादी। समाजवादी शब्द संविधान के सन 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया है। ये क्या हुआ? हमारे
1976 में 42वां संशोधन हुआ, उसमें यह जोड़ा गया है। समाजवाद का अर्थ है समाजवादी की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद एक निश्चित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहां किसी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। यह हमारे समाजवाद या समाजवादी शब्द की व्याख्या है जो हमारे संविधान में है। धर्मनिरपेक्षता शब्द संविधान में के संशोधन 1976 के 42वें संशोधन में इस प्रस्ताव को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि भारत में सभी धर्मों की समानता, सुरक्षा, समर्थन पाते हैं। हमारे यहाँ कोई सा भी धर्म, पंथ, मजहब समान रूप से अपनी पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। ये हमारी धर्मनिरपेक्षता है। संविधान के भाग 111 के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। कौन सा? 111 अनुच्छेद के 25 से 28 हमारे संविधान के भाग। अगला शब्द है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होता है। प्रस्तावना इस बात की पुष्टि करती है, आप आगे की लाइनों पर विशेष तौर से ध्यान दें, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथों में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार, जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार, एक वोट, एक मूल्य, स्वतंत्रता, न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता हैं। अगला टॉपिक है गणराज्य। एक गणराज्य अथवा गणराज्य में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से है। इसके अलावा एक गणराज्य में राजनीतिक संप्रभुता एक राजा के बजाय लोगों के हाथों में निहित होती है। हमने बताया था आपको राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पहले बता चुका हूं मैं, और प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव होता है वह सांसदों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और सांसद फिर प्रधानमंत्री के रूप में चुनते हैं। तो यह प्रक्रिया रहती है हमारी गणराज्य की। मैंने जो प्रक्रिया बताई है आपको, यह है न्याय, जस्टिस। प्रस्तावना में न्याय शब्द को 3 अलग अलग रूपों में समाविष्ट किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जिन्हें मौलिक और नीति निदेशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से हासिल किया गया है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का अर्थ संविधान द्वारा बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक न्याय संगत समाज बनाने से है। न्याय का अर्थ समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण से है, जिससे संपत्ति कुछ हाथों में ही केंद्रित नहीं हो सके। राजनीतिक न्याय का अर्थ सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। भारतीय संविधान प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार और समान मत का मूल्य प्रदान करता है। स्वतंत्रता का तात्पर्य एक व्यक्ति जो मजबूरी के अभाव या गतिविधियों के वर्चस्व के कारण तानाशाही, गुलामी, चाकरी, कारावास, तानाशाही आदि से मुक्त या स्वतंत्र करना है। यह स्वतंत्रता का तात्पर्य है। मतलब व्यक्ति स्वतंत्र है, उसकी मजबूरी का कोई फायदा ना उठाए, उसके अभावों का फायदा ना उठाए, या
उसे गुलाम के रूप में कोई न रखे। यह भारत के संविधान में व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है। समानता का अधिकार, सभी व्यक्ति समान है। समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेष रूप से या भेदभाव को समाप्त करना है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। जो भारत के नागरिक हैं उन्हें समान स्थिति, समान अवसर प्रदान करता है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है। हमारे संविधान में सभी मनुष्यों के लिए लिंग भेद, जाति भेद, रंग भेद आदि का कोई स्थान नहीं है। यह सभी को समान रूप से न्याय या स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी अधिकार है वह समान रूप से प्रदान करता है। नेक्स्ट आएगा भाईचारा। भाईचारे का अर्थ बंधुत्व की भावना से है। संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखने के लिए लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। हम कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय, धर्म पूजने वाले हों, लेकिन हमारे अंदर एक भाईचारे की, बंधुत्व की भावना हमारा संविधान प्रदान करता है। अगला टॉपिक हो गया प्रस्तावना में संशोधन। अभी मैंने आपको कई बार पढ़ाया था 1976 के 42वें संशोधन, तो यह पढ़ेंगे हमारे संशोधन कब हुआ। हमारे प्रस्तावना में संशोधन सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम अभी तक केवल एक बार हुआ है। इस प्रस्तावना में संशोधन किया गया था जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। हमारे 42वें संशोधन में 3 कौन से नए शब्द जोड़े गए, यह प्रश्न आ सकता है, क्योंकि जब आगे आप जाएंगे तो यह इस तरह के प्रश्न आएंगे कि आपके या तो प्रस्तावना का संशोधन कौन से वर्ष में हुआ, 42वां संशोधन कौन से वर्ष में हुआ, या 1976 में कौन सा संशोधन हुआ, 42वें संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए। तो इसमें शब्द जोड़े गए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया था। अदालत ने इस संशोधन को वैध ठहराया था, इसके लिए रिट भी लगी और जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसको वैध ठहराया। अब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्या की गई है। संविधान में प्रस्तावना को तब जोड़ा गया था जब बाकी संविधान पहले से ही लागू हो गया था। हमारा पहले संविधान लागू हो गया, लेकिन प्रस्तावना 1976 में जुड़ी। बेरुबरी यूनियन के मामले में 1960 सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि प्रस्तावना अधिनियम का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान में किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट हो या उसके एक से अधिक अर्थ होते हों तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह का एक मामला है केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती का मामला चला था, उससे सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले फैसला दिया था उस फैसले को पलटा था और यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। अब कौन से अनुच्छेद के तहत अपन संशोधित कर सकते हैं? अपने संविधान की प्रस्तावना को 368 अनुच्छेद के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप देखिए, 2 बातें, हम इसमें संशोधन कर सकते हैं लेकिन इसके जो मूल ढांचा है उससे हम कोई भी छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं कर सकते। एक बार फिर भारतीय जीवन बीमा निगम के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य और दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा सम्मिलित है। ये संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्कसंगत अथवा निष्पक्षता प्रदान करता है।
हमारा संविधान किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। आपको प्रस्ताव में जो जो शब्द लिए गए हैं, जो जो हमारे मूल सिद्धांत हैं, वो सारे इसमें हमने सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आप अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। आपके समझ में नहीं आया दोबारा आप बताएं, हम और आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको व्याख्या से समझाया गया। धन्यवाद। आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ें, क्योंकि आधुनिक भारत में तकनीक का बहुत महत्व है। आने वाली शिक्षा छात्रों को तकनीक से जोड़ेगी, तो सभी से आग्रह है कि नई तकनीक का प्रयोग कर आप अधिक से अधिक जुड़ें। और हम तो इस तकनीक में अभी पहली क्लास के विद्यार्थी हैं। जो कहते हैं ना बच्चों के बूढ़े तोते पढ़ना सीखते हैं, तो हम इस तकनीक से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी यदि कोई इसमें त्रुटि रहती है तो उसमें और संशोधन होता रहेगा। सीखने का प्रयास निरंतर करना चाहिए। सीखने के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। तो बच्चों, आप अधिक से अधिक जितने भी माध्यम है, जो भी प्लेटफॉर्म है, उन पे अपनी पढ़ाई के लिए अपने लगन से कार्य करते रहें। और यह जो आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, ये आपके लिए RAS तक काम आएंगे, आपके कॉम्पिटिशन्स में काम आएंगे, आपकी BA की क्लासों में काम आ रहे हैं। तो इनको बड़े अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर भी कोई आपके सुझाव हैं तो सुझाव भेजें। धन्यवाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा संविधान प्रस्तावना के बारे में टॉपिक रहा। अगला टॉपिक रहेगा हमारा, पहले G7 रहा था, अब आसियान। आसियान संगठन क्या है, इसकी संरचना कैसे हुई, इसके उद्देश्य क्या है, यह किस किस क्षेत्र में काम करता है और इनका ध्येय क्या है। तो हम अगली जो टॉपिक होगा वह पढ़ेंगे आसियान के बारे में। आसियान, तो ध्यान रहे आप भी आसियान के बारे में तैयारी करें और अगले टॉपिक में मिलते हैं।